तो वक्फ संशोधन कानून पर विरोध की आवाज थमने का नाम नहीं ले रही। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। उधर राजधानी भोपाल में विरोध में मुस्लिम लॉ बोर्ड सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जो वक्फ की जमीन पर हाथ डालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। वक्फ के नए कानून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में कहा कि वक्फ संशोधन कानून पसमानदा मुसलमानों को हक देने के लिए है। उन मुसलमानों को हक मिलेगा जो अब तक हक से वंचित रहे और गरीबी में जी रहे हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि जिनके लिए कानून बनाया गया है वही नाराज हैं, तो ऐसे कानून की क्या जरूरत। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस भड़काने और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए आप, फिर करेंगे चर्चा। तुष्टीकरण का सहारा, हिंदुस्तान का बंटवारा। विभाजन किया नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के नेताओं ने विभाजन को स्वीकार किया है। भ्रम का फैलाया जाल, वक्फ पर फिर बवाल। मुसलमान समुदाय ऐसा नहीं चाहता है, उनके साथ अन्याय है। कुछ गिने चुने नेता चाहते हैं। ये जो बिल आया है वो बिल मुस्लिम समाज के हरेक अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। कानून की लड़ाई, वक्फ पर सियासत आई। जो सरकार कह रही है इससे वो लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। दैट मीन्स कि जो जिनके लिए बनाया गया वो कहीं ना कहीं उस चीजों से खुश नहीं है। भारत के संविधान का पालन करो जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। मैं कह रहा जो भी वक्त में हाथ डालेगा वो बर्बाद होना उसका। देश के बंटवारे से लेकर वक्फ कानून तक देश में घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया, दल कोई भी चुने लेकिन उसका उद्देश्य देश हित होना चाहिए। दल कोई भी चुनिए, वोट उसी को दीजिए जो दल जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद से मुक्त हो। उधर कांग्रेस वक्फ कानून को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। अब सवाल है, आखिर वक्फ पर क्यों कोहराम? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो वक्फ पर फिलहाल तकरार है। वक्फ के नाम पर विपक्ष मुसलमानों को भड़काने में लगा हुआ है। संसद में चर्चा हुई है, फिर क्यों वक्फ के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के सवाल हैं, क्या वक्फ की भूल में सुधार पर क्यों बवाल? दूसरा सवाल, मुसलमानों के बहाने आखिर क्यों सियासी खेल खेला जा रहा है? आखिर मुसलमानों को आधार बनाकर सियासत क्यों चमकाई जा रही है? तीसरा सवाल, कानून गलत है या गरीब मुसलमानों के हक से परेशानी है? ये वाकई बड़ा सवाल है। कानून में कुछ गड़बड़ी है या फिर मुस्लिमों के आधार का जो सियासत है वो आधार खत्म हो रहा है विपक्ष का? महत्वपूर्ण सवाल है, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ सैयद अनस अली साहब, अध्यक्ष एमपी उलेमा बोर्ड, जुड़ेंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, प्रवक्ता बीजेपी। फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत स्वागत। प्रोफेसर दीपांशु पाठक जी, इतिहासकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बहुत स्वागत है आपका। राकेश शेरावत जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ इस चर्चा में हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इससे पहले भी 2 बार दरअसल संशोधन हो चुका है वक्फ बिल में, और अब ये तीसरी बार है 2025 में जो बदलाव हुआ है। और उस बदलाव के पीछे जो वजह बताई जा रही है कि भाई इसमें जो दखल नहीं हो सकता था वो दखल होगा, और ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो आम जनता या कहें कि लोगों के हित के हैं, मुसलमानों के हित के हैं, और इसके जरिए पसमानदा और पिछड़े मुसलमानों को फायदा होगा, ये दावा सरकार कर रही है। बहुत सारे प्रावधान, लेकिन उससे पहले जो सवाल उठ रहा है कि संसद में चर्चा हुई है, संसद ने इस कानून को पारित किया है, जेपीसी में चर्चा हो चुकी है, लंबी चर्चा हुई, और ऐसा इतिहास में दूसरी बार, अगर हम कहें इतिहास में दूसरी बार, वक्फ बिल पर सबसे लंबी चर्चा चली है। यानी हर पहलू को खंगाला गया है। सांसदों ने, विपक्षी पार्टी के नेताओं ने अपनी बात रखी है,
सत्ता पक्ष के लोगों ने इस पर अपनी बात रखी है, तब जाकर यह कानून बना है। लेकिन फिर भी विरोध क्यों नहीं थम रहा, यह वाकई अभी बड़ा सवाल है। फिरोज सिद्दीकी जी, सवाल आपसे ही शुरू करते हैं। आखिर जब इतना सब हुआ है तो फिर यह डर की राजनीति क्यों की जा रही है? देखिए, ये किसी किस्म के डर की राजनीति नहीं जी, डर नहीं है इसमें। अगर आप देश की संसद में ऐसा कानून पारित करेंगे जो किसी समाज की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन की विभिन्न विभिन्न कंडिकाओं का उल्लंघन करता हो, तो वो, और जिनके लिए ये कानून बनाया गया यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप उन्हीं के संशोधनों को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये होगा। राइट टू इक्वालिटी का आपने इसमें सिद्धांत में उल्लंघन किया, धार्मिक स्वतंत्रता का आपने इसमें उल्लंघन किया, आपने ये उल्लंघन किया कि धार्मिक संस्थाओं को, जैसे शिरोमणि अकाली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या चर्च है या हमारा शबरीमाला मंदिर है या सब जगह, वहाँ हर धर्म, उनके धर्म के लोगों को उनके हिसाब से अपना काम करने की इजाजत है। किसी गैर उनका, जैसे गैर शबरीमाला में कोई गैर हिंदू व्यक्ति उसका सदस्य नहीं हो सकता। ऐसी आपने हमारी तंजीम में गैर नहीं, फिरोज सिद्दीकी जी, पहले दो बातें इसमें। एक तो ये कि भाई जेपीसी में सभी पार्टियों के सांसद थे, सभी राजनीतिक दलों के नुमाइंदे थे। आप ये कह रहे हैं कि संसद केवल सरकार ने बिल पास कर दिया, क्या ऐसा है? नहीं। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि वक्फ बोर्ड, कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में यह साफ किया है कि जो वक्फ बोर्ड है, जो ट्रस्ट है, उसमें नॉन हिंदू नहीं रहेगा, लेकिन बाकी जो ऊपर की बॉडी है उसमें दूसरे लोग जाएंगे। उसमें कलेक्टर भी हो सकता है, उसमें कोई दूसरा अफसर भी हो सकता है। और अगर कोई, उदाहरण के तौर पर, अगर कोई हिंदू ट्रस्ट है तो भाई उसका अध्यक्ष अगर कलेक्टर है तो कलेक्टर कोई हिंदू, जरूरी नहीं कि वो हिंदू ही हो, वो किसी भी धर्म समुदाय से हो सकता है। सिद्दीकी साहब देखिए जी, पहली बात जो आपने कहा कि सभी पार्टियों के लोग थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारी सबसे बड़ी तंजीम है, उसके संशोधन स्वीकार नहीं किए गए। ये सरकार जब राज्यसभा में इसको लेकर आई तो हमने सरकार से भी ये सवाल किया, कांग्रेस ने, कि आपने संशोधनों को क्यों पटल पे नहीं रखा, तो उन्होंने फिर उसको एग्जर पे जोड़ दिया गया। नंबर 3 बात कि आप जो कह रहे हैं कि कलेक्टर अगर हिंदू है, आप शबरीमाला मंदिर में एमएलए जो होता है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, लेकिन अगर वो हिंदू नहीं है तो वो उसको फिर वोटिंग राइट नहीं रहता। कोई सांसद, राज्यसभा का सांसद, वो उसका मंदिर का वो ट्रस्टी होता है। राम मंदिर ट्रस्ट जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कलेक्टर हिंदू नहीं है तो फिर एडीएम उसका सदस्य होगा। तो ये जो इस देश में आर्टिकल 26 के मुताबिक सबको धार्मिक स्वतंत्रता अपनी अपनी तंजीमों को चलाने के लिए दी गई है, उसका वक्त में क्यों उल्लंघन किया? पहली बात, आपने हमारी ऑटोनॉमी छीन ली कि पहले वक्त ये तय करना था कि कौन सी वक्त जमीन है ना, अब कलेक्टर को आपने वही अधिकार दे दिए। जो कानून जिस काम के लिए लाया गया वो कानून उसका मोटिव आप दूसरे ट्रस्टों से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसमें थोड़े से सवाल जरूर होंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। सैयद अनस अली साहब, इस सवाल को आपके पास ले जाता हूं। सवाल यह कि कोई ट्रस्ट घोषित नहीं कर सकती ना कि यह जमीन मेरी है, और अगर घोषित कर दी तो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड में ऐसा था, लेकिन अब यही प्रावधान किए गए हैं, तो इस पर आपत्ति क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इस बात पे आपत्ति नहीं है। देखिए क्या था मसला कि वक्फ के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। ये ट्रिब्यूनल मैंने नहीं बनाया, मुस्लिम कम्युनिटी ने नहीं बनाया। ये ट्रिब्यूनल जो बनाया गया ये हर जगह, हर स्टेट में होता है, और इसका जो जज अपॉइंट होता है, इसका जो फैसला करने वाला अपॉइंट होता है, वो हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। तो सरकार के अधीन ही ये हुआ। देखिए सीधी बात ये है, लड़ाई ये चल रही है कि इसमें पिस मुसलमान गया है। पिछली सरकारों का बदला ये नई सरकार ले रही है कि पिछली सरकार ने जो किया उसमें हमें सिर्फ आपत्ति कुछ चीज़ें हैं। आप ये देखिए कि अगर कब्जा है, हम बिल्कुल मान रहे हैं, जिस तरीके की बात एक चलाई जा रही है कि कब्जेधारियों को, कब्जा करने वालों को बड़ी परेशानी हो रही है, बिल्कुल आपको उनको परेशान करना चाहिए ना। हम आपसे कह रहे हैं, अगर गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि कब्जाधारियों को परेशानी, गृह मंत्री इतने कमजोर हो गए
गृह मंत्री इतने लाचार हो गए कि कब्जाधारियों के ऊपर उनका बस नहीं चल रहा, वो नया कानून लेकर आ रहे हैं, संशोधित बिल लेकर आ रहे हैं। अरे भाई, आप कब्जा हटाना चाहते हैं, आप बिल्कुल छीनिए उनसे और गरीब मुसलमानों को दीजिए। आप अनस अली साहब, आप हमारा सिर्फ इतना कहना है कि गैर मुस्लिम बनता है तो समय के साथ उसमें संशोधन होते भी हैं, जरूरत के साथ संशोधन होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक बार वक्फ कानून बन गया, संशोधन हो, अगर संशोधन हो रहा है तो वो तो छेड़छाड़ हो गई। भाई ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे कानून बदलते हैं। उसमें हमारा सिर्फ इतना हमारा इतनी गुजारिश है उसमें कि जो वो ये कह रहे हैं, आप बिल्कुल नाप तोल के छान के लेकर आइए, जो करप्ट लोग ना हो। आप पूरी बॉडी हो जो वक्फ बोर्ड के ऊपर देखे, कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, ये तमाम लोग हो जो इसको देखें, इसकी ऑब्जर्व करें, इसके ऊपर पूरी कमेटी, ऑब्जर्विंग कमेटी हो। हमारा ये कहना है कि जो उन्होंने ये कहा है कि 2 लोग गैर मुस्लिम होंगे, हमें सिर्फ इस बात से अंदेशा है, इस बात का अंदेशा है कि वो आगे चल के एक बड़ा विवाद पनपेगा और एक बड़ी मसला होगा। मस्जिदों का मसला है, कब्रिस्तानों का मसला है, मदरसों का, खानकाहों का मसला है। उसके अंदर नहीं है नॉन हिंदू उसके अंदर नहीं, बाहर की बॉडी जो होगी, और वो उस बाहर की बॉडी में चाहे हिंदू की ट्रस्ट हो या फिर मंदिरों की ट्रस्ट हो, वहां भी कोई भी होता है। मैं लौटूंगा आपके पास, राकेश शेरावत जी के पास जाऊंगा, हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ। राकेश शेरावत जी, आपत्ति जताई जा रही है कि भाई हिंदुओं को अपने हिसाब से चलने का अधिकार है, तो फिर मुस्लिमों को क्यों अपने धार्मिक अनुष्ठानों में उनके दखल दिया जा रहा है? सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा नाम में भी सुधार किया जाए। राकेश चतुर्वेदी मैं हूँ, और मैं सबसे पहले तो अपने दोनों सहयोगी बंधुओं को नमन करके जवाब भी देना चाहूंगा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता साहब ने कहा कि राम मंदिर से तुलना कर ली। अरे महानुभाव, आप यह तो देखिए राम मंदिर का उद्देश्य क्या है, उसकी गवर्निंग बॉडी क्या, उसका कार्य क्या है, और जो है वक्फ बोर्ड का कार्य क्या है। दोनों में आप अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके विवेक को मैं क्या कहूं। दूसरी चीज ये है, आपने कहा कि यह धार्मिक विषय को छेड़छाड़ है। अरे कहां कहा गया कि बोर्ड में कि आप मस्जिद में मत जाइए, कि आप मस्जिद निर्माण मत करिए आपकी जमीन पर, कहीं भी इस तरीके के क्लॉजेस नहीं कि जो धार्मिक रूप से कहीं अवरोध उत्पन्न कर रहे हो। दूसरी चीज, एक बात आपको बता दें कि आज भारतवर्ष में कोई बड़े से बड़ा मंदिर हो, बड़े से बड़ा ट्रस्ट हो, बड़े से बड़ा धार्मिक स्थल हो, कोई भी लोअर गवर्निंग बॉडी का एक तहसीलदार जाकर के उस पर ताला लगा सकता है। लेकिन अब तक वक्फ बोर्ड की जमीन पर सीधा हम हाई कोर्ट तक जा रहे हैं। कौन भैया जा सकता है हाई कोर्ट तक? क्यों लोअर गवर्निंग बॉडी को आप दरकिनार कर रहे थे? क्या यह एक भूमाफिया के तहत आप बोर्ड नहीं चला रहे थे? क्या आप एक राज्य सत्ता की तरह? आपको दुखी सी बात का हो रहा है कि सरकार उस जमीन का, जिसको आप गरीब मुसलमानों, जरूरतमंद मुसलमानों के नाम पर ले रहे थे और उसका दुरुपयोग करते। आज तक बता दीजिए कितने मुसलमानों के वेलफेयर के लिए वक्फ बोर्ड ने काम किया है, कितने जो है आवास निर्माण करके दिया है, कितने मुसलमानों को बसाया है। आज मुसलमान बद से बदतर स्थिति में है और वक्फ बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है। तो ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जी गुलरेज शेख साहब, चिंता यह है मुस्लिम समुदाय की, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, बंगाल में तो हिंसा हो रही है, भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ है, और यहां तक कहा जा रहा है कि जो हाथ डालेगा इस मसले में वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन गुलरेज शेख साहब, चिंता यह है मुस्लिम समुदाय की कि सरकार वक्फ की जमीन इस बदले हुए कानून के जरिए हड़पना चाहती है। नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों बहका रहे हैं भले भले मुसलमानों को। आप ये देखिए कि लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, उनका किराया कितना आ रहा है? 163 करोड़ रुपीस। तो ऐसा तो कभी हमने नहीं देखा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पैसा खाया जा रहा है। और कष्ट भी किनको होता है? जो लोग खाते हैं उनको अधिक कष्ट होता है, उनका पेट दुख रहा है, फिर राजनीति सेक रहे हैं इस पर। आप ये देखिए कि अभी इंडिया टुडे का एक स्टिंग ऑपरेशन होता है, तो उसमें क्या मालूम पड़ता है कि मेरठ की एक वक्फ की प्रॉपर्टी को औने पौने दाम में मुतवल्ली बेच देता है। अब ऐसी कई प्रॉपर्टियां हैं जिनको मुतवल्लियों ने और दूसरी कमेटियां बना बनाकर उनको औने पौने दामों में बेच दी। यहां तक कि किंगफिशर की जो शराब खाना है उसको भी बेच दी, जबकि शराब का एक रत्ती बराबर पैसा भी हमारे मजहब में हराम है। तो आप ये देखिए कि इतना मिसमैनेजमेंट, और मिसमैनेजमेंट जब इस लेवल का होता है तो उसके पीछे लोगों के हित जुड़े होते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि जितनी भी पैनल है ये अपने अपने शहरों में निकल जाए, चाहे दिल्ली में आप हो, चाहे आप भोपाल में हो, कहीं पर भी हो। आप देखेंगे कि आप ओल्ड सिटी में जाएं,
बेशकीमती वक्फ की प्रॉपर्टियां लोगों ने कब्जा कर रखे हैं। वो कैसे कब्जे कर रखे हैं कि कोई 20 रुपए महीना दे रहा है किराया, कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 200 रुपए दे रहा है, जबकि हजारों हजार रुपए की कीमत की प्रॉपर्टियां हैं। किराए के मापदंड से वो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं और 2-2, 3-3 पुश्तों ने उस पर कब्जा कर रखा है। मैं अपने शहर उज्जैन की बात करूं तो यहाँ पर तो एक बार दंगा हुआ है इन्हीं सब चीजों को लेकर। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास और हमारे साथ यूनिवर्सिटी से इतिहासकार प्रोफेसर दीपांशु पाठक जी भी हैं। प्रोफेसर दीपांशु पाठक जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भाई इससे जो दावा किया जाता है कि रेलवे से ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, सेना से ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है, बेजा कब्जा है। इतिहास क्या कहता है? और एक आंकड़ा यह भी आया था कि 2013 के पहले जब संशोधन नहीं हुआ था, कुल 18 लाख हेक्टेयर जो एकड़ जमीन थी वो वक्फ के पास थी। संशोधन हुआ उसके बाद 39 लाख एकड़ हो गई। यानी मिसयूज तो हुआ है इस बिल का या इस कानून का। जी, ये संवैधानिक देश है जो कि धार्मिक से पहले संविधान से जुड़ता है। ये देश जो है वो संविधानों से चलता है। बिलाल अहमद साहब की एक किताब है पासमिंदा, जो इतिहास में लिखते हैं। वो बताते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड की जमीनें, उससे पे अशराफ मतलब उच्च वर्ग के जो मुसलमान लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उन्होंने ही कब्जा जमा रखा है। और जो पासमिंदा है, जो गरीब हैं, जो दबे हैं, जो कुचले हैं, वो बेचारे पैसे तो देते हैं, धर्म के प्रति उतने ही ईमानदार है, पर उनको उससे कोई लाभ नहीं है। ये जो संविधानिक रूप से बदलाव है, ये जो लाभ आएगा, ये जो बदलाव आएगा, ये जो कानून में बदलाव होने वाला है, इससे क्या है कि उस उच्च वर्ग को के उस निचले तबके को भी लाभ मिलेगा जिसकी आवश्यकता है। पासविंदा के लोगों को भी लाभ मिलेगा जिनको बहुत आवश्यकता है, जिनकी आवश्यकता है लाभ। लाभ से हम क्या कहा जाता है, इस लाभ से आप देखिए कि दर्द किन्हें हो रहा है, इस लाभ से दुखी कौन हो रहा है। इस लाभ से दुखी पासमिंदा नहीं पा रहे थे, लेकिन इस लाभ के जाने से दुखी हो कौन रहा है? वो उच्च वर्ग, जिन वर्गों ने कई सदियों से, कई पुश्तों से उस पर कब्जा जमाया हुआ है, उसका लाभ ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। एक लाइन मैं और कहूंगा कि ये संवैधानिक देश के अंदर सारे धर्म आते हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। आप देखिए कि तमाम ऐसे मंदिर है जिनका टैक्स सरकार लेती है, कोई भी सरकार हो। तो अगर वो ये कह दें कि हम टैक्स देने के लिए काबिल नहीं है या नहीं देंगे, क्योंकि धर्म से बड़ा क्या है? संविधान है। जब तक देश होगा तभी तो कोई धर्म होगा। ठीक बात है। चलिए सिद्दीकी साहब, बड़ा महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बात और कही थी कि भाई मकसद हमारा ये है कि भाई पारदर्शिता लाई जाए, मकसद ये है कि करप्शन को खत्म किया जाए, और मकसद ये है कि जो निचले तबके का मुसलमान है उस तक फायदा पहुंचे। लेकिन कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति पर अटक जाती है। मैं गुलरेज भाई को कहता हूं कि मेरा टाइम आप ले लीजिए जी। ये बता दीजिए मुझे कि ऐसा कौन सा कानून में इस कंडिका में है कि ये जमीन जो है सरकार जो है कब्जाधारियों से छिना के पसमानदा मुसलमानों को देगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिस चीज का फैसला ट्रिब्यूनल करता था उस चीज का फैसला कलेक्टर करेगा। तो कलेक्टर करेगा तो कलेक्टर तो सरकार का ही आदमी है। हम तो अदालत से बात कर रहे थे ना कि जो अदालत थी वो इस चीजों का फैसला करती थी कि ये वक्त की जमीन है। मतलब आप चाहते क्या थे कि वक्त में हर व्यक्ति सब कुछ आपका रहे, जज भी आपका रहे, डिसीजन भी आपका रहे, मुद्दा भी आपका रहे। आपने एक नोटिफिकेशन निकाला और जमीन पर बता दिया कि भाई ये जमीन वक्फ की है, भाई इसके बाद फिर आपको कोई चैलेंज ही नहीं कर पाएगा। तो यहां से तो चीजें बदलनी जरूरत थी ना। संशोधन हुआ है, 1995 में हुआ, 2013 में हुआ, और अब 2025 में संशोधन हुआ है। तो इस संशोधन पर आपत्ति क्यों है? मुर्दों की जमीन भारतीय जनता पार्टी उठा के बेचना चाहती, और अब इसके बाद मंदिरों की बारी है। पहले इसके बाद गिरजाघर आएंगे जिनके पास 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन, और इसके बाद तीसरी बार जो है हमारे जो मंदिर है, जिनमें अरबों रुपए की संपत्ति है, बेशकीमती पान। जवाब गुलरेज शेख साहब जवाब दे दीजिए। सवाल उठा रहे थे सिद्दीकी साहब, जल्दी। वो जज करता था, अब ये बता दें तो मैं भी इनके साथ हो जाऊं। भाई काजी भी मेरे साथ ही चलेंगे। आप आनंद भाई मैं जवाब दूं? जी। देखिए, ये केवल डराने की और भड़काने की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये कहते हैं ये बात कि कलेक्टर डिसाइड करेगा,
वो कलेक्टर जो होगा वो तो जो रिप्रेजेंट करेगा स्टेट की गवर्नमेंट को। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड पहले भी, इस बिल के कानून बनने के पहले भी, उसमें जो सीईओ वगैरह जो होते थे, जो अधिकारी होते थे गवर्नमेंट के, वो किसके अंदर में आते थे? वो विभागीय मंत्री के अंडर में आते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंडर में आते थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसके अंडर में आता था? वो चीफ सेक्रेटरी के अंडर में आता था। चीफ सेक्रेटरी किसके अंडर में आता था? मुख्यमंत्री के अंडर में आता था। तो अगर सरकार को गलत करने की मंशा होती तो वो भी तब हो जाता। ऐसा नहीं है। अभी ये होगा कि ऑडिट होगा, और जब ऑडिट होता है तो आप एक बात याद रखिए कि जो आईएएस अधिकारी ऑडिट का सही करता है वो अपना हाथ कभी नहीं काटता, ओले पोले दाम में वो नहीं बिकने देगा, वरना उसकी सिया खराब होती है, उसका भविष्य खराब हो जाता है। मैं तो कब से कितने वर्षों से इसी बात की डिमांड कर रहा था कि कलेक्टर की सही होना चाहिए, क्योंकि ओले पोले दाम पे जो वक्त की प्रॉपर्टियां बिकती है, इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी था। चलिए ठीक है, अनस अली साहब आपके पास आऊंगा। ये भ्रमजाल, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि भ्रमजाल फैलाया जा रहा है? थोड़ा कम से कम समझ तो लें, जो नया कानून है क्या? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि नया कानून आया है, हम इसका इस्तेमाल भी इसलिए करते हैं, उसमें कुछ चीजें हैं। देखिए, आपका चैनल बड़ा ईमानदारी से बात को रखता है, इसलिए मैं उसकी बड़ी तारीफ करता हूं आपके माध्यम से, और अच्छी बात है, इसलिए बात करने का मौका भी मिलता है। हम बात खुल के कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, हमारा सिर्फ इतना कहना है, आप बार बार ये कहा जा रहा है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपके ही लोग, तो हमारे कोई घर के लोग नहीं थे, सरकारी लोग। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन तय होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल का होता है सेंट्रल तय करती है कि कौन चेयरमैन रहेगा। उसके अंदर महिला पहले से सदस्य थी, कोई नई बात नहीं है। गैर मुस्लिम पे हमें आपत्ति है, कल को किसी मस्जिद का अगर कोई मेंबर गैर मुस्लिम बनता है, वो उसका सदर बनता है, कब्रिस्तान का बनता है, वो कहते कि साहब प्लीज आप, हम इसमें ये आपत्ति है मस्जिदों के ऊपर क्लैरिफाई लगभग गृह मंत्री कर चुके हैं जी। बाहर की बॉडी जो होगी, बाहर की बॉडी होगी उसमें मतलब नहीं सकता। हमारा ये कहना है, हमारा ये कहना, ये पॉइंट हटा दे वो जी। चलिए, लेकिन मैं कानून उसको पढ़िए, थोड़ा डिटेलिंग में जाइए, फिर एक बार हम फिर बैठेंगे, करेंगे। उसमें दो गैर मुस्लिम हैं जी, उसका पॉइंट मैं फिर बता दूं, दरअसल राज्य सरकार दो गैर मुस्लिमों, शिया सुन्नी पिछड़े वर्ग के मुसलमानों, बोहरा आगा खानी समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत करेगी अपने कानून के तहत। कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना भी जरूरी होगा। 2 गैर मुस्लिम को हटाना है हमें। चलिए चर्चा को यहीं रोकेंगे, वक्त इजाजत नहीं देता। माफी चाहूंगा, आज फिर कभी चर्चा करेंगे हम वक्फ बिल पर जो नया कानून बना है। आज के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का, शुक्रिया। और महाडिबेट में आज बस इतना ही, धन्यवाद।